Hello students, welcome back to your channel ERC Education Research Center। मैं मधु बेन आपके सामने हाजिर हूँ एक इंग्लिश सेट ए के साथ में, जो कि क्लास 9 था। जैसा कि हमने क्लास 10 के सारे पेपर सोल्व किए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं बच्चों को, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का सेट पेपर। जी देखिए, सेट पेपर है, लेकिन इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के आपको क्वेश्चन आने और आंसर किस टाइप से आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर देते हैं हमारे इस मॉडल पेपर की, जो कि है क्लास 9 का। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 मार्क्स का है। टाइमिंग आपकी 3 आवर्स की रहने वाली है, और जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जो आपका ए सेक्शन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रहने वाला है, जिसमें भी आपको पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर देना है। सेक्शन बी आपका होने वाला है जो कि है राइटिंग स्किल का। सेक्शन सी आपका होने वाला है ग्रामर सेक्शन, और सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट का, जो कि आपकी बुक से ही आने वाला है। तो देख लेते हैं, हम इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको पेपर के, देखिए इसके इंस्ट्रक्शन है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जी हाँ, बिल्कुल आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। आपको ये पेपर सॉल्व करके इतना आइडिया लग जाने वाला है कि आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसके अंदर आपको पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। इस पैसेज के अंदर ही आपके आंसर हाइड है, जो कि आपको मिल जाएंगे। हाइड नहीं, सामने ही है, बस आपको ढूंढने, फाइंड आउट करने हैं। जैसा पचमढ़ी इज द ओनली हिल स्टेशन एंड इज द हाईएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश। जो पचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर रहने वाला एरिया है, जो कि आप हिल स्टेशन कहते हैं। पचमढ़ी इज आल्सो ऑफन नोन एज सतपुरा की रानी और द क्वीन ऑफ द सतपुरा रेंज। तो पचमढ़ी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सतपुरा की रानी और क्वीन ऑफ द सतपुरा रेंज। सिचुएटेड एट अल्टीट्यूड 1067 मीटर्स। और कहाँ पर बसा हुआ है ये? कितनी ऊंचाई पे? अल्टीट्यूड ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है? 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। द पिक्चर्स क्यू टाउन इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। ये जो खूबसूरत सी जगह है आपकी, ये क्या किसका पार्ट है? यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व का, यानी कि इसको यूनेस्को के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्यों? होम टू लियोपार्ड्स एंड बाइसन, जो कि किसका घर माना जाता है? लियोपार्ड का और बाइसन का घर माना जाता है। 5 सैंडस्टोन्स कट केव्स ऑन द हिल टॉप आर बिलीव्ड टू बी द स्पॉट वेयर पांडवास स्टेड इन पचमढ़ी ड्यूरिंग देयर एग्जाइल। जो जब पांडव थे, उनका एग्जाइल हुआ था, घर से निष्कासित किया गया था, उस समय ये यहाँ पर ठहरे हुए थे। कहाँ पर ठहरे हुए थे? जो 5 सैंडस्टोन है, बालू के बने हुए जो केव्स है, इस यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। मेकिंग इट ए पॉपुलर स्पॉट अमंग रिलीजियस टूरिस्ट। इसी की वजह से वो धार्मिक लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। Being at an elevated height and surrounded by bewitching forest of the Satpura with the stream and waterfall, Pachmari is a perfect weekend gateway from the nearby cities of मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये जो ऊंचाई पर बसा हुआ एरिया है, जो ये चारों तरफ से फॉरेस्ट से यानी घने जंगल से घिरा हुआ है, जिसका नाम है सतपुरा। वहां पर बहुत सी जो वाटरफॉल है, झरने हैं, जो सबसे अच्छा परफेक्ट वीकेंड के लिए जो पिकनिक स्पॉट माना जाता है, बहुत अच्छा इसको माना जाता है। कहाँ के लिए? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। Since the town was discovered and developed in modern times by Captain James Forsyth of the British Army, जो ब्रिटिश आर्मी के जो कैप्टन थे जेम्स फॉर्सिथ, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था आधुनिक समय में ही। इट हाउस चार्मिंग चर्चेस बिल्ट इन कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर। और यहीं पर एक चार्मिंग चर्च बना हुआ है, आर्किटेक्चर जिसका जो बनावट है इसकी बहुत अच्छी है यहाँ पर, यानी कि जो प्राकृतिक परंपरागत तरीके से चर्च बना हुआ है यहाँ पर। अगली इसी के हमें, आपको उम्मीद है पैसेज समझ में आ चुका होगा। अब इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पचमढ़ी इज ऑफर रेफर टू एज। जो पचमढ़ी था वो किसके लिए रेफर किया जाता था? इज ऑफर रेफर टू एज। पचमढ़ी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सतपुरा की रानी। What is the altitude of पचमढ़ी? पचमढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर्स। Why is पचमढ़ी considered a UNESCO biosphere reserve? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर लियोपार्ड और बाइसन मिलते हैं, इस वजह से। According to the passage, who is believed to have stayed in 5 sandstone cut caves in पचमढ़ी? क्या किसके द्वारा, इस पैसेज में किसके द्वारा यहाँ पर गुफाओं में समय बिताया गया था? पांडवास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the meaning of पिक्चर्स क्यू एज यूज्ड इन पैसेज? इस पैसेज में जो पिक्चर्स क्यू नाम का जो वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक एट, देखने में बड़ा सुंदर सा। अगला है आपका क्वेश्चन,
रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को बड़ा आराम से पढ़िएगा आप और उसका आंसर देना है। पहला इसमें 2 पैसेज आने वाले हैं आपको, एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारे सामने है। व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग थे यानी बच्चे थे, छोटे थे, वी लर्न दैट टाइगर एंड शार्क्स आर डेंजरस एनिमल। तो हमने क्या सीखा है कि जो टाइगर होते हैं, जो शार्क्स होते हैं, काफी डेंजरस या खतरनाक जानवर होते हैं। वी माइट बी स्कैर्ड ऑफ देम, हम उनसे उस समय डर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल, क्योंकि वो बड़े होते हैं और काफी ताकतवर होते हैं। एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाउएवर वी लर्न दैट समटाइम्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल आल्सो द स्मॉलेस्ट एनिमल। कभी कभी हमें समझ में आ जाता है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक जीव जंतु होते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक भी हमारे छोटे छोटे जानवर भी हो सकते हैं। इन फैक्ट द एनिमल दैट किल्स द मोस्ट पीपल एवरी ईयर इज वन दैट यू हैव प्रोबेबली किल्ड योरसेल्फ मेनी टाइम। तो सच में भी आपने वो ऐसे जानवर देखे हैं। द मोस्ट पीपल एवरी ईयर इज वन दैट यू, जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसमें से एक आप भी है, प्रोबेबली किल्ड योरसेल्फ मेनी टाइम्स, जिसको आपने बहुत सी बार मारा भी होगा। द मॉस्किटो, जो कि है मच्छर, है ना, हम सभी बैठे हैं किसी न किसी कभी ना कभी तो मच्छर को मारा ही है। व्हाइल इट मे सीम दैट ऑल मॉस्किटोज आर बाइटर्स, हम सभी ने देखा है कि जितने भी मॉस्किटोज होते हैं सारे सारे काटने वाले होते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली दैट केस, वास्तव में ये बात नहीं है। मेल मॉस्किटोज ईट प्लांट नेक्टर, ऐसा नहीं कि सारे सारे काटते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि जो मेल मॉस्किटोज होते हैं, जो नर मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो सिर्फ प्लांट का नेक्टर खाते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन एनिमल ब्लड, और जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो जानवरों के ब्लड को चूसते हैं या काटते हैं। दे नीड दिस ब्लड टू लिव एंड प्रोड्यूस एग्स, और ये ब्लड इन्हें क्यों, हमारे इस जानवरों की खून की क्यों जरूरत होती है? ताकि वो जिंदा रह सके और अंडे विकसित कर सके। व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग, और जब एक फीमेल मॉस्किटो यानी कि जो मादा मच्छर किसी को काटती है, किसी इंसान को काटती है, इट ट्रांसमिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा इनटू द ब्लड, तो वो एक छोटा सा जो लार होती है उसकी, उस सलाइवा को ब्लड के अंदर अपने डंक के द्वारा ट्रांसमिट कर देती है, मतलब कि अंदर डाल देती है। दिस सलाइवा मे और मे नॉट कंटेन अ डेडली डिसीज, ये सलाइवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी बीमारी या जो मृत्यु तक ले जाए, ऐसी बीमारी हो सकती है इस सलाइवा के द्वारा। द रिजल्ट ऑफ द बाइट कैन बी एज माइनर एज द इची बम्प और सीरियस एज डेथ, और जो इसका रिजल्ट होता है काटने पर, वो कभी कभी क्या होता है, उससे आपको हल्की सी या फिर खुजली होती है और एक बम्प उठ जाता है, वो है जगह पर थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा हो जाता है, और हो सकता है इसकी वजह से कभी ना कभी मृत्यु भी हो जाती है। बिकॉज अ मॉस्किटो कैन बाइट मेनी पीपल इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, क्योंकि एक मच्छर अपने जीवन में काफी सारे इंसानों को काट रहा होता है। इट कैन कैरी डिसीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरी इजिली, और ये ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेकर जा सकता है। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिसीज कैरिड बाय मॉस्किटो, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो मॉस्किटो के द्वारा लाई जाती है, वो कौन सी? मलेरिया और येलो फीवर। मोर देन 700 मिलियन पीपल बिकम सिक फ्रॉम दिस डिसीज, और यहाँ पर 700 मिलियन से भी ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर हर साल इससे बीमार पड़ते हैं। एट लीस्ट 2 मिलियन ऑफ दीज पीपल विल डाई फ्रॉम दिस डिसीज, और कम से कम 2 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जिससे मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज, और बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ को मच्छरों से बचा सके और आपको सेफ सुरक्षित महसूस कर सके। बट सो फार देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उनके साधन वहां पर वो विकसित नहीं कर पाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आ चुका होगा। हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। अब इसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, आंसर हमारे सामने ही है, हमें बस फाइंड आउट करना है थोड़ा सा ध्यान से। पहला है आपका, पीपल माइट बी स्कैर्ड ऑफ टाइगर एंड शार्क्स व्हेन दे आर यंग। क्यों डर सकते हैं? क्योंकि दे आर बिग एंड पावरफुल। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेल मॉस्किटोज? जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? प्लांट नेक्टर से। व्हाई कैन मॉस्किटोज इजीली ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? बिकॉज दे बाइट मेनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम। ये सब कुछ आंसर हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन को एक एक पैसेज की लाइन टू लाइन हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, इसलिए यहीं पर क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका 4th नंबर का, विच टू डेडली डिसीज आर मेंशन्ड एज बीइंग कैरिड बाय मॉस्किटो। वो कौन सी 2 बीमारियां जो मॉस्किटो द्वारा लाई जाती है? मलेरिया एंड येलो फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग ऑफ ट्रांसमिट? ट्रांसमिट का जो सेम मीनिंग कौन सा है? पासेस ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। हमारा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका राइटिंग
सेक्शन। इसके अंदर आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू। यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है, जो मेन पॉइंट्स वो आपको बताने हैं इसके अंदर, और उसका एक टाइटल भी आपको देना है कि इस पैसेज से कौन सा टाइटल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो नोट मेकिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट है लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है हमने, 10th के जो हमने पेपर सोल्व किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है नोट मेकिंग कैसे करनी है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो सब जाकर एक बार देख ले। मैंने 2 तरीके से आपको नोट मेकिंग करना बताया है। अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक तरीका जो आपको अच्छा लगता है आप यूज करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप हमारा जो पैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव बीन कॉजिंग हार्म टू आवर एनवायरनमेंट फॉर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज नाउ। यानी कि यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में बात हो रखी है, क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो अर्थ पर बढ़ जाता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड एंड स्टेप हैव टू बी टेकन टू टैकल द सिचुएशन ग्लोबली। और यहाँ पर अब लोगों को समझ में आने लगा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा भी कुछ है यहाँ पर संसार में जिसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द एवरेज टेम्परेचर इज कंस्टेंटली राइजिंग बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और क्या हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री एवरेज तक वो कंस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। द बेस्ट मेथड ऑफ टू प्रिवेंट फ्यूचर डैमेज टू द अर्थ कटिंग डाउन ऑफ मोर फॉरेस्ट शुड बी बैंड। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, वो ये कि कटिंग डाउन को हमें रोक देना चाहिए। किसकी, जो पेड़ों की कटिंग डाउन है उसको रोक देना चाहिए। अफॉरेस्टेशन शुड बी एनकरेज्ड, और जो प्लांटेशन है उसको एनकरेज करना चाहिए। स्टार्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज नियर योर होम्स। हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, हम हमारे घर के आसपास पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, ऑफिस के आसपास उगा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन इवेंट्स, टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। और हमें ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस बताई जाए किसकी, प्लांटिंग ट्रीज की। इट इज इम्पॉसिबल टू अंडू द डैमेज, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो आपने डैमेज कर चुके हैं उसको आप वापस से उसकी भरपाई कर सको, बट इट इज पॉसिबल टू स्टॉप फर्दर हार्म। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि जो आने वाला नुकसान है उसको हम रोक सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें उसमें अलग से कुछ नहीं लिखना होता, जो आपके सामने पैसेज उसी के आपको मेन पॉइंट्स उठाने होते हैं। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स उठाए हैं, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी जो मैंने एक तरीका आपके लिए यहाँ पर बताया वो देख लीजिए आप। पहला पॉइंट था ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड, और कहा था कि कुछ कम से कम 3 या 4 आपको एब्रिविएशन यहाँ पर यूज करने चाहिए। तो वार्मिंग caused by the increase of CO2. CO2 means carbon dioxide. It is harming our environment. Average temperature consists rising by 1.5 degree Celsius. Method by which we can prevent damage to the earth is trees cutting should be banned and plants more trees. ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल मिल गया हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास टाइटल मिल गया। थर्ड नंबर अगर समरी कहते तो हम लिख सकते हैं, समरी यहाँ पर पूछी नहीं गई है। अब यहाँ पर आपने एब्रिविएशन यूज किया। एब्रिविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी पैसेज में जो हम यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, किस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वार्मिंग के लिए ये वर्ड यूज किया था, ये लिख दिया, मैंने स्पेलिंग पूरी लिख दी इसकी। इंक्रीज के लिए मैंने ये वर्ड शॉर्ट वर्ड यूज किया था, शॉर्ट फॉर्म यूज की थी, उसको हमने डिटेल में यहाँ लिख दिया। एवरेज के लिए हमने ये लिख दिया, टेम्परेचर के लिए लिख दिया, कंस्टेंटली के लिए ये लिख दिया, डिग्री के लिए पूरी स्पेलिंग लिख दी और सेल्सियस के लिए पूरी स्पेलिंग लिख दी। इस टाइप से हमारा नोट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है you are Nishi studying in government girls higher secondary school Murena, write an application to your principal requesting him to issue books from the book bank। यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और लेटर आपका दोनों ही ऑप्शन में आता है, या तो आप एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट करेंगे या फिर लेटर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम ऐसा है कि हम जो भी कर रहे हैं 100% करना है, तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कि लेटर भी पढ़े और एप्लीकेशन भी पढ़े, हमें कोई सी एक चीज पढ़ दी लेकिन 100% पढ़ दी, फिर चाहे वो कहीं से भी आ जाए हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी मैं आपका एप्लीकेशन बता रही हूँ तो आप इसको देखेंगे। जो आपका एप्लीकेशन है, देखिए जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपका आधा क्वेश्चन तो उससे एप्लीकेशन का मिलता है। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, अभी एक बार और देख लीजिए और इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप जो एप्लीकेशन का मैटर है वो क्या लिखते हैं, अगर आपने वो सही नहीं भी लिखा लेकिन अगर उसका फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको वहां पर नंबर मिलने के चांस नहीं, नंबर मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के फॉर्मेट के नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आपको स्टार्ट क्या करना है, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड के बाद में आपकी लेवल पूरी सेम होनी चाहिए, एकदम सीधी की सीधी होनी चाहिए।
और देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देखिए आपको यहीं पर मिल जाने वाला आदि चीजें, जैसे कि यू आर निशी, आप निशी, यानी कि आपका जो भी आइडेंटिटी है वो खत्म हो चुकी है, अब आप निशी बन चुके हैं। स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, यानी कि आपको स्कूल का नाम पूरा का पूरा यहाँ से ही उठा लेना है और यही यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका स्कूल है वो नहीं लिखना, जो यहाँ दे रखा है वही लिखना है। आपकी जगह का नाम यहाँ मुरैना है तो आपको मुरैना लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, अब सब्जेक्ट भी आपको मिल जाए काय के बारे में लिखनी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि हमें एप्लीकेशन काय का लिखना है, उसको रिक्वेस्ट करना है क्या के लिए, इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक से, यही हमें एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अब लिखना है तरीका, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, जिसको लिखना है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे द प्रिंसिपल, द का टी कैपिटल होगा, प्रिंसिपल पी कैपिटल होगा। स्कूल का नाम हम यहाँ क्वेश्चन से उठा चुके हैं और मुरैना, आप चाहे तो यहाँ डेट लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिखिए तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। अगला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें यहीं से मिलेगा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए लिखी है हमने एप्लीकेशन, इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो देखिए यहाँ तक आपको सब कुछ मिला है, कहाँ से मिला है, क्वेश्चन से मिला है, और इसके आपको 1.5 मार्क्स यहीं से मिल जाते हैं। अब यहाँ आपने अपने मन से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में था आपने वो वही लिखा। अब यहाँ पर आती है आपकी जो एप्लीकेशन की जो मैटर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर। और दूसरा ये कि जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, आधा पेज से नहीं करेंगे, पूरा एक नया पेज है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा इधर से कर रखा आधा उधर से कर रहा है, वो एप्लीकेशन आपकी प्रॉपर नहीं मानी जाती, आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। और दूसरा ये कि आपको एप्लीकेशन के अंदर कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है, वो दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो यू कैन राइट देयर XYZ, यानी कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर XYZ आप लिख सकते हैं, पर आपको अपना नाम वहाँ पर हाइड करके रखना है। ये आदत अभी से डालेंगे तो आदत में बना रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, माय फादर इज द, देखिए इतना आप पूरा के पूरा ऐसा के ऐसा याद कर लीजिए कि ये आपको हर एप्लीकेशन में लिखना होता है और ये लिखेंगे आप, ठीक है। बस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, उसके अलावा पूरा के पूरा मैटर आप यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद में अब आगे आपको बताना है, एप्लीकेशन समझ चुके हैं कि आप जब बुक्स मांग रहे हैं कि आपको अपनी स्थिति ऐसे ही बतानी पड़ेगी सामने वाले को, जहां से आप खुद बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, आपको बुक्स प्रोवाइड हो जाए कैसे भी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आपको क्या बताना है, गरीब बताना है, तो पापा की हमें अपना जॉब चेंज करना पड़ेगा पापा का। माय फादर इज अ पुअर कारपेंटर, हिज मंथली इनकम इज वेरी लो एंड वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली, ही इज अनेबल टू परचेज बुक्स फॉर मी, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सो प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, so I cannot continue my further study, I would be always obliged to you। अब यहाँ तक आप वहाँ एप्लीकेशन का अकॉर्डिंग लिखिए और इस लाइन को आप ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, इससे आपको याद कर लेनी है। थैंक यू सर, योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल। और कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं योर्स और यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। आपको ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, रियल वर्ड यही होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला वर्ड यहाँ पर लिखना है, योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट नेम निशी 9th क्लास, और वहाँ पर डेट आपको डाल देनी है, ठीक है, जो भी डेट है वो आप वहाँ पर डाल देंगे। उम्मीद है आपको एप्लीकेशन समझ में आ चुका होगा और आप और भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब देखिए ये मैटर आप कहाँ पर, यहाँ पर आपका जो परचेस बुक के लिए भी आप ये वाला मैटर लिख सकते हैं, आप उसके अलावा फी कंसेशन में भी आप ये वाला ही मैटर लिख सकते हैं, है ना। फीस माफी के लिए भी आप ये वाला लिख सकते हैं, फी कंसेशन या फुल फ्रीशिप दोनों में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। चाहे तो आप ये लेटर लिख सकते हैं और चाहे तो आप वो एप्लीकेशन लिखते हैं, जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है, लेकिन जो भी करें वो परफेक्ट करें। देखिए अगला है आपका, आपको यहाँ पर देखो जो आपने एप्लीकेशन लिखा था वो होता है आपका इनफॉर्मल, और सॉरी वो होता है आपका फॉर्मल और ये होता है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता है कि आप अपने वालों को ही लेटर लिखते हैं, तो ये आपका फॉर्मल लेटर नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लेटर में भी आपको क्या, आपको कांग्रेचुलेशन करना है अपने किसी दोस्त की एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए, ठीक है। आप भी सक्सेस हो जाइए ताकि आपके दोस्त आपको लेटर लिखे। यहाँ पर भी स्टार्ट करना है, इसका जो पैटर्न होता है कि आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, एक ही लेवल में स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप जो ऊपर ऊपर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। और सेंडर्स एड्रेस के बाद में आप यहाँ पर डेट डालेंगे, और डेट के बाद में आप चाहे तो यहाँ पर एक बार रिसीवर्स एड्रेस यही लिख सकते हैं। दो तरीके, या तो रिसीवर्स एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर एंड में भी लिख सकते हैं, जैसा कि जो आपका लेटर का फॉर्मेट होता है जब आप उसको बंद कर देते हैं फिर 2 करके लिखा होता है, वैसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही मान्य है और सही है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड रानी,
आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। और दूसरा तरीका, ये जो लेटर जो आप लिखते हैं वो हमेशा 2 पैराग्राफ बनाकर लिखें। पहले पैराग्राफ में आप अपने बारे की अपनी खैर खैरियत तो सामने वालों को बता देंगे, उसकी खैर खैरियत पूछ लेंगे, और उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें आपको जो मेन मैटर है जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो वहां पर आपको डालना होता है। तो डियर फ्रेंड रानी, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आई एम सेंडिंग दिस लेटर टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। प्लीज एक्सेप्ट माय वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर रिमार्केबल अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैसेज से स्टार्ट करेंगे। आई हैव सीन योर अनवेवरिंग डेडिकेशन, रेजिलियंस एंड हार्ड वर्किंग। I am very happy with your exceptional performance in the examination. So congratulations once again. Rest at visiting your loving friend XYZ। जो इनका भी एक फॉर्मेट होता है लिखने का, आप कुछ लाइनें ऐसी होती है आप हमेशा पूरी हर लेटर का, जैसे हैप्पी वाला लेटर उसमें उसको 10-11 लाइनें होती है, आप याद कर लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपको वो वाला वीडियो भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको मिल जाएगा उसका लिंक, उस पर जाकर आप देख लें कि आप कौन कौन सी लेटर में कौन कौन सी लाइनें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। यानी आपको लगभग 150 वर्ड्स में कोई सा भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, उस पर आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने चारों पर तो नहीं लिखा, अभी मैंने साइंस इन अवर डेली लाइफ पर यहाँ पर ऐसे लिखा है। इस ऐसे को आप याद कर लीजिएगा, काफी इजी वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 या 6 पॉइंट्स लिए, आप चाहे तो 3 पॉइंट्स में काम चला सकते, लेकिन इंट्रोडक्शन, फिर 3 पॉइंट्स उसके जो यूजेस है वो, और एंड में कंक्लूजन, ये जरूर आपको लिखना है। इस टाइप से ही बांटकर आप ऐसे को लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी की तरह बिना पॉइंट से आप लिख दें, वो ज्यादा आप अच्छा नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 से, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर फैमिली पिकनिक। यानी यहाँ पर पिकनिक के बारे में जैसे पिक्चर देखकर समझ में आ चुका है कि यहाँ पर पूरी फैमिली है जो कि पिकनिक पर गई है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। इसे देखकर हम यहाँ पर अपना पैसेज बना सकते हैं अबाउट 75 वर्ड्स में। ठीक है, तो वी वेंट पिकनिक ऑन लास्ट संडे वेदर वाज pleasant and our school was off. That's why my father planned family picnic, so we decided to go Dilbard. That was awesome place for enjoying. We packed our basket full of fruits, drinks and delicious sandwiches. We reached there. My mother suggested that the poolside field for sitting. We had light spinach and sandwich in breakfast. I played football with my sisters and cousin. It was a well spent day with lots of chit chat and good food. I played a lot of and in returning I was recalling the fun day we have spent together. काफी इजी लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया गया है, आपको याद करने में काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेक्शन, जो कि ग्रामर सेक्शन होता है। इसके 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और इसको इतने अच्छे से हम कर लेंगे कि आपको 10 में से 10 ही मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि जो ब्रैकेट में रखा है उस अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक में। आई डिडंट बाय ब्लैंक मैंगोज। अब जैसा कि हमें सम, एनी और मच दिया गया है, हम जानते हैं कि सम का यूज कहाँ पर होता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, और एनी का कहाँ पर होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, और मच कहाँ होता है, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है। चूंकि मैंगोज तो काउंटेबल है तो मच तो यही चला गया। अब अफर्मेटिव का कभी कभी इंटरोगेटिव नेगेटिव में कभी होता है, जबकि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। चूंकि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही तो सम भी गया। एनी इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए होता है, डिडंट एक नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। शरद ब्लैंक वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको आगे वाला सेंटेंस भी आपको किस में यूज करना है, पास्ट में। तो इज तो आने वाला है नहीं, शरद वहां पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी नहीं आएगा। प्लूरल के साथ में वर्ब आता है, सिंगुलर के साथ में वाज आता है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्लेस, ये आपका आर्टिकल है, डिटरमाइनर है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइव। देखिए यहाँ पर भी वर्ब में, यानी पास्ट में है तो हमें सेकंड वाला अराइव तो होगा नहीं, अराइविंग नहीं होगा क्योंकि इस बार वाजवर नहीं है और अराइव्ड यहाँ पर आने वाला है। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज शी इज इल। देखिए एड कब यूज होता है, जब दो सेम सेंटेंस एक जैसी बातें करते हैं तब एड का यूज होता है, कहीं ना कहीं समानता होती है उनमें। और सो का मीन होता है पर इसलिए, और सॉरी तो है, और यहाँ पे बिकॉज इसलिए। तो यहाँ पर जब कारण दिया जाता है, कोई रीजन दिया जाता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन है। जब एडवर्ब ऑफ रीजन की बात होती है तो हम वहाँ पर बिकॉज का यूज करते हैं, ये ज्यादा प्रॉपर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर बिकॉज आएगा। अब यहाँ पे यू टेकन बाय पेन, तो अब यहाँ पर देखिए यू प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हैज तो आ नहीं सकता, डिड आएगा नहीं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैज कहीं ही यूज होता है, और सिंगुलर के साथ में हैज का होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल इसलिए हैव का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम, जो कि है डू एज डायरेक्ट। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं, आपको डायरेक्ट इसका आंसर देने हैं। ठीक है, पहला है
आवर टीम प्लेड वेल वी डिड नॉट विन द मैच, कि हमारी टीम ने अच्छा खेला लेकिन फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए। यहाँ पर आपको रिराइट करना सेंटेंस बाय यूजिंग बट क्या होता है आपका कंट्रास्ट शो करता है, आपने काम किया उसका विपरीत परिणाम आपको मिलता है यहाँ पर। तो आवर टीम प्लेड वेल, हम अच्छा खेले लेकिन फिर भी बट वी डिडंट विन द मैच। प्रमोट सेल्स टॉयज इन द मार्केट, मेक इंटेरोगेटिव बनाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सभी हमने जब टेंस पढ़े थे वहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर एक बार उसको देख लीजिए ताकि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। और देखिए सबके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को निकाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है। जब ये वाली कंडीशन है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब नाउन। यहाँ पर नाउन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज का यूज होगा। डज प्रमोट सेल टॉयज इन द मार्केट और क्वेश्चन मार्क। अगला है सरिता वाज वाचिंग अ मूवी विद हर सिस्टर, चेंज इनटू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो भी टेंस दे रखा है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी दे रखी है हमारे पास, वाज वाचिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की दे रखी, पास्ट कंटिन्यूअस की। और हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही चेंज करते हैं जिस टेंस में दे रखा है और जिसमें हमसे पूछ रहा है। अब पूछा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा गया, यानी कि हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरिता एक सिंगुलर इसलिए हैज आ जाएगा, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच्ड, तो सरिता हैज वॉच्ड अ मूवी विद हर सिस्टर। अगला है ही सॉ स्नेक, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब इसको देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब का सेकंड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और डिड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमें चेंज करना है तो ही सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है, डिड के नेगेटिव इसलिए नोट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में, ही डिड नॉट सी अ स्नैक। उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। और फिर भी आपको टेंस से रिलेटेड आप जो वीडियो है उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मिलेगा, आप उसको जाए क्लिक करें और देख लीजिएगा। मोहित इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, रिराइट यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू और टू। यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना कहाँ पर, टू और टू के स्थान पर, लेकिन इसकी जगह पर आप सो का यूज करेंगे, इसकी जगह पर आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मोहित इज टू का मतलब इतना और सो का मतलब भी इतना, तो मोहित इज सो वीक दैट ही किसका को लिया आया, मोहित के लिए यहाँ पर ही वर्ड यूजर, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। ठीक है, ही इट्स बनानास, ये कहा पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे देखो एक्टिव दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है। देखो पैसिव की सबसे बड़ी बात होती है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाय के साथ में पीछे लिख दिया जाता है और बीच में जो वर्ब की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं जो हमारी टेंस में बनती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एसेस दे रखा है, ये कौन सा टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, इसलिए इज हमारे यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट सबसे आगे तो बनानास, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम आर क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ दी इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी बाय हिम, ही को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पीछे पर हिम बन जाता है, तो बनानास आर ईटन बाय हिम। उम्मीद है आपको ये वाला सेक्शन भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो कि है आपका डी सेक्शन, टेक्स्ट से है आपका, ये अब कर लेते हैं सोल्व। आंसर द क्वेश्चंस। पहला है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहाँ मिली थी, टॉमी और मार्गी वाला चैप्टर है ना, उसको कहाँ मिली थी, टॉमी को उसके ही घर में मिली थी, ये चैप्टर उसके दादाजी की। व्हाट डज द पोएम द रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट, जो पोएम थी हमारी द रोड नॉट टेकन, ये जो रोड थी उसको अभी तक उसको किसके बारे में, वो आपकी चॉइस के बारे में थी ना, अबाउट द चॉइस मेड बाय द पीपल। When did the intruder entered Gerard's house, कब जाता है गेरार्ड के हाउस में इंट्रूडर, जबकि तैयार हो रहा होता है रिहर्सल पर जाने के लिए, when he was about to leave for the rehearsal। अगला क्वेश्चन है इसका, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। अगला है व्हाट चेंज डिड द एनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग इन द डॉक्टर्स लाइफ, उससे जो सामना हुआ था स्नेक का ऑथर के सामने, उस डॉक्टर के सामने, उसकी लाइफ में कैसे चेंज हो गया था। अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द लाइफ, उससे अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आने लगी थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग पेज एक्सट्रैक्ट। अभी देखिए यहाँ पे आपकी जो चैप्टर है उसमें से एक छोटा सा अंश ले लिया गया है, उस अंश के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये समझ लेना है कौन सा चैप्टर से लिया गया है। द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टू द लिटिल गर्ल ही वाज द फिगर टू बी फेड एंड avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road.
यानी कि यहाँ पर केजा की बात हो रखी है, जो केजा अपने पापा से इतना डरती थी तो उससे पापा से सवेरे ऑफिस जाने से पहले ही एक बार मिलते थे, और उसका दिल कब हल्का होता था जब उसके पापा की गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर जाती थी गाड़ी और आवाज कम हो जाती थी, वो काफी हल्का महसूस करती थी और उससे पापा से बहुत ज्यादा डरती थी। वो ऐसे ही होता है, फादर अपने घर में थोड़ा सा डर भरा बना होता है पापा का, लेकिन वो डर नहीं होता, और डर भी जरूरी होता है। ठीक है, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, वो लिटिल गर्ल थी वो किससे द्वारा डरी होती थी, अपने पापा की वजह से। हर फादर विजिटेड हर, उस पापा से मिलने कब आते थे, जबकि वो ऑफिस जाते थे, यानी सुबह के समय। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, आंसर का मतलब क्या है, जैसे कि शी रेस्पोंडेड, यानी कि उसे प्रतिक्रिया करना, वो आंसर का मतलब होता है रेस्पोंडेड। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए पहला वाला एक्सट्रैक्ट था आपका प्रोज सेक्शन से था, पोएट्री सेक्शन से। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, अब ये क्रम्बल वर्ड से समझ में आ रहा है ना कि सब चीजें कांप रही है, तो कांपना काम कब होता है, जब विंड चलती है ना, तो द विंड से यहाँ पर है ये वाला आपका पोएट्री सेक्शन से। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग आफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, and the wind god winnows and crushes them all, यानी कि जो wind है ये सबको खराब कर रही है, खत्म कर रही है। Why are the houses, doors, rafters, etc. crumbling? क्यों crumble हो रहे हैं? Because they are weak, ठीक है ना, जो कमजोर होता है वो जल्दी हिल जाता है, मजबूत व्यक्ति खड़ा रहता है बड़े बड़े तूफानों में भी, कि यहाँ पर हमारी लाइफ को ही इन्होंने उससे जोड़ा था। Why has the wind been called God? और इसको क्यों कहा गया था कोल्ड? बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेस हिज पावर, कि भगवान की तरह अपने पावर का यूज करती है। रिमूव एंड क्रश द अनडिजायरेबल वीक थिंग, और जो कमजोर चीज होती है उसको वो खत्म कर देती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज विनो मोस्ट लाइकली मीन, तो विनो का यहाँ पर सबसे अच्छा मतलब क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयज। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, आपको कोई से भी 6 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। पहला है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक्स डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज, तो मार्गी और टॉमी के बारे में जो स्ट्रेंज जो बुक्स थी उसके बारे में क्या स्ट्रेंज लग रहा था उन दोनों को, कि उसके जो बुक्स थे उसके पेजेस येलो हो चुके थे, और उसके जो पेजेस थे वो क्रिंकल हो चुके थे, और वर्ड्स जो थे वो स्टैंडिंग स्टिल थे, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे, जबकि स्क्रीन पर क्या होता है, वर्ड्स को आप ऊपर नीचे हिला सकते हैं। अगला है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया उसके पापा से क्यों डरती थी? केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज हार्श बिहेवियर, उसका जो हार्श बिहेवियर होता था उसके प्रति, उसकी वजह से वो काफी डरती थी। ही वाज अग्रेसिव एंड ही हैड अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, और वो हमेशा उसकी मिस्टेक निकालते रहते थे। व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टाइन, हेडमास्टर आइंस्टाइन के बारे में क्या कहा करते थे? द हेडमास्टर सेड अबाउट आइंस्टाइन दैट ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि कहा जाता था कि आइंस्टाइन जो है कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं करेंगे, जबकि देखो अब उन्होंने कितनी सक्सेस अचीव की है, वो अभी तक उनका ब्रेन म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, तो आप किसी के बारे में भविष्यवाणी तब तक नहीं कर सकते, आप कैसे कह सकते किसी के लिए, यानी कि आपको अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और अगर आपने हारने का माइंड सेट कर लिया तो आपको कोई जीता भी नहीं सकता है। सारी पावर आपके ब्रेन की है, तो ब्रेन को मजबूत कीजिए और याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये सोचे याद करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि इंग्लिश में याद नहीं होती तो नहीं होगी, लेकिन आप सोचकर बैठे कि हम याद कर लेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन who distributed newspaper in Rameshwaram to catch these beetles। देखिए जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपना फर्स्ट वेजेस, पहली तनख्वाह, पहला पैसा कैसे अर्न किया था? अपने जो कजिन थे उसके साथ में वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि रामेश्वरम में वर्ल्ड वार के टाइम पे गाड़ियां रुकना बंद हो चुकी थी, तो वैसे बंडल को फेंक दिया जाता था, तो वो उस बंडल को कलेक्ट करवाते थे और उनके साथ में बिकवाते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसा भी मिलता था। तो उनकी फर्स्ट वेजेस थी। उससे पहले भी उन्होंने, आपको याद हो, इमली के बीज भी बेचे हैं, लेकिन उनके फर्स्ट वेजेस के रूप में पूछा जाए तो आपको यही यहाँ पर बताना है। ठीक है, हाँ, अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि अब्दुल कलाम ने अपने जो पहली तनख्वाह से पहले जो सबसे छोटा काम स्टार्ट किया था वो क्या था, है ना, अगर इससे पहले न्यूज़पेपर बेचने से पहले उन्होंने क्या काम किया था, तो आप बता सकते हो यहाँ पर इमली के बीज वाला। ठीक है, वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी, तो उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? इवन दो संतोष पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, शी वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। काफी पैसे वाले होने के बाद भी उसको लोकल स्कूल में ही पढ़ाया गया था, उसको हायर एजुकेशन वहीं पूरा करवाया था। क्यों? क्योंकि जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे उसके परिवार के, इसकी वजह से कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देने जाना चाहता है, थे इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक सीम एडमायरिंग इन द मिरर? स्नेक था, वो मिरर में देख रहा था,
तो यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपने अपनी खूबसूरती को निखार रहा है, निहार रहा है। द डॉक्टर थॉट दैट द स्नेक मस्ट बी प्रेजेंटिंग इट्स ओन ब्यूटी बिकॉज इट वाज लुकिंग एट द मिरर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लगातार वो अपने आप को कांच में देख रहा था। तो इस वजह से डॉक्टर कहते हैं वो अपनी खूबसूरती को निखार रहा है। व्हाई डिड द इंट्रूडर नॉट किल गेराल्ड इमीडिएटली? ऐसा क्या था कि इंट्रूडर ने जाते से गेराल्ड को नहीं मारा, जबकि वो एक किलर था। क्यों मारा? बिकॉज ही वांटेड टू गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गेराल्ड, क्योंकि वो गेराल्ड की आइडेंटिटी खुद लेना चाहता था। उससे पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, जिससे उसका जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। अभी हमने कहाँ से पढ़ा है? बीहाइव से पढ़ा है। अब हमारे सामने बीहाइव का ही वो प्रोज सेक्शन था, ये पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन 2 करने हैं। व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएम पोइट्स हार्ट? रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ से लिया गया है कि इको मींस गूंज। तो जो पोइट का जो दिल है उसके अंदर किसकी आवाज आती है, किसकी आवाज खनकती है? एवरी रेन ड्रॉप दैट फॉल्स ऑन द टीन रूफ। जो टीन की जो छत है, उनकी पत्थरों की छत है, उसके ऊपर जब रेन ड्रॉप होता है, पानी की बूंदें गिरती, तो उसकी जो गूंज होती है वो पोइट के दिल के पास करीब होती है, वहां पर वो भी खनकती रहती है। हाउ इज द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री? जो सिटी की लाइफ है उस किस प्रकार से डिफरेंट है लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री से? जो आइलैंड है वहां से किस प्रकार से वो इनिस्फ्री आइलैंड है वहां से किस प्रकार से वो अलग है, यहाँ पर आपको ये बताना है। क्योंकि सिटी में क्या होता है, काफी हसल बसल होता है, जबकि आइलैंड में काफी ट्रैंक्विलिटी होती है, काफी शांति होती है। वहां पर ये अंतर है। द सिटी लाइफ इज फुल ऑफ डीन एंड बसल, there is hardly any sort of calmness or peace, whereas is in Innisfree the poet finds tranquility and peace. The environment is really soothing for him. और जो environment था वो काफी उसके लिए अच्छा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम? तो यहाँ पर नो मैन आर फॉरेन में बताया गया है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति एक जैसे कैसे हैं? द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल्स ऑन द अर्थ आर द सेम एज दे ब्रीथ। इसकी वो सेशन क्या करते हैं? बरीड, उनको दफनाया जाता है। वेक, जागते हैं। स्लीप, सोते हैं। नफरत करते हैं, प्यार करते हैं और काम करते हैं। तो सभी व्यक्ति जब एक जैसा काम करते हैं तो अलग अलग कैसे हुए? तो सभी एक जैसे है ना। जैसे कि हम जानते हैं गाय एक जैसी क्यों? क्योंकि उसके जो फीचर्स है, उसके जो काम करते हैं उसका अकॉर्डिंग शेर अलग है ना। सभी जानवर ऐसे हम भी जब एक जैसा काम करते हैं तो हम ऊंचे नीचे क्यों हैं, हम बड़े छोटे क्यों है? हम भी एक जैसे ही हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर इक्वल की होने की बात की जा रही है। हाउ डिड टोटो मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लोजेट? यहाँ पर टोटो उस क्लोजेट से, अलमारी से बाहर कैसे निकल पाया था? ठीक है, he pulled out the peg he had been tied to from the wall inside the closet and escaped from it. अगला है why does the happy prince send a ruby for the seamstress? तो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस था उसने वो जो रूबी उसके जो उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, उसकी तलवार पर, वो उसने सीमिस्ट्रेस सिलाई करने वाली महिला के घर पर क्यों पहुंचाया? द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सीमिस्ट्रेस एज शी वाज एक्सट्रीमली पुअर, क्योंकि वो काफी गरीब थी, एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और अपने बेटे को इतना खाना तक नहीं खिला पाई थी वो। तो इस वजह से उसने उस जो कि बीमारी से पीड़ित था, उसको बुखार आ रहा था, उसको अच्छे से भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही थी, तो इस वजह से उसने वहां पर उसको रूबी पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज जॉन्सी काउंटिंग द लीव्स ऑन द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आपकी जॉन्सी नाम की लड़की थी वो क्रीपर जो उसकी विंडो के पास में जो क्रीपर थे उसको, क्रीपर की जो पत्तियां थी उसको क्यों काउंट करती? क्रीपर मींस जो बेल होती है उस विंडो की क्रीपर की पत्तियों को क्यों काउंट करती है? क्योंकि आपने देखा है ना लास्ट लीफ वाले चैप्टर में, जब तक वो कहती जैसे जैसे इसकी लीफ खत्म हो जाएगी वैसे वैसे मेरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट द डे द लास्ट लीफ फेल ऑफ द क्रीपर शी वुड डाई। जब उस लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी अपनी जिंदगी खत्म, उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अभी आपका लिया गया है मोमेंट्स से, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर 75 वर्ड्स में देने हैं आपको आंसर। सॉरी, मोमेंट्स से नहीं लिया गया है, इसके अंदर ही आपका बीहाइव से और आपका जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। What was the doctor's opinion about himself? डॉक्टर के अपने खुद के बारे में क्या ओपिनियन थी? How did the opinion change after his encounter with the snake? और वही ओपिनियन कब चेंज हो जाती है? जब उसका सामना एक सांप से जाता हो। कि पहले क्या करता है, अपनी खूबसूरती को निहारता रहता, फिर थोड़ी ही देर बाद जब सांप उसके सामने था तो वो अपने जीवन से प्यार करने लग जाता कि बस जैसे भी वो जिंदगी बच जाए, उसे फिर अपनी खूबसूरती का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। When the doctor first smiles,
He has an inflated opinion to himself, admiring his looks and profession. तो उस समय वो अपना प्रोफेशन बड़ा उसको अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, अनमेरिड हूँ, तो मुझे अपने प्रोफेशन का अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी रखनी चाहिए. इन द सेकंड इंस्टेंस, अब उसी की दूसरे उदाहरण के अंदर, द डॉक्टर स्माइल्स एट द फुलिशनेस एंड हेल्पलेस. और दूसरे ही इंस्टेंस में क्या होता है, वो अपनी मूर्खता पर हंसता है और सोचता है his thought a change after his encounter with the snake. जब उसका सामना सांप से होता है तब वो कहता है for being a proud doctor he moves on to accept his stupidity. तो वो बड़ा गर्व महसूस कर रहा था जो डॉक्टर होने पर, अब वो अपनी मूर्खता को एक्सेप्ट कर लेता है. मैं कितना मूर्ख हूँ कि मेरे घर में सांप काटने की दवाई तक नहीं, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ उसके बाद भी. Do you agree with the Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्गी का जो स्कूल है वो ज्यादा मोर फन देने वाला है या आज के समय का स्कूल है वो ज्यादा मोर फन देता है. तो ऑब्वियस सी बात है अभी का स्कूल, क्योंकि मारी का स्कूल तो बेचारा एक चार दीवारी के अंदर घर के घर में होता था. दे लर्न वैल्यूज इन द स्कूल लाइक्स ओबीडियंस, रेस्पेक्ट, शेयरिंग, काइंडनेस ऑफ अदर, taking part in school sports and other activities. Thus the school today are more fun than the school in the story as they are more interactive. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले के स्कूल वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है, अभी के स्कूल में कितना इंटरेक्शन होता है, इंसान बच्चे एक दूसरे से फ्रेंडशिप से केयरिंग शेयरिंग सीखते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. यहाँ पर आपको रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है. द सेंट्रल थीम इन द पोएम द रोड नॉट टेकन is about conformity versus individuality. The protagonist is faced with a choice in life. He has to decide whether he will do as people have done before him or if he should try something new. तो यहाँ पर वो क्या सोचता है कि अब मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वहाँ पर पहले लोग जा चुके हैं या नहीं जा चुके हैं, और मैं ऐसा तो नहीं हूँ जिसने पहली बार उसको ट्राई किया. तो जब भी आपकी लाइफ में दो चॉइस होती है तो आप कंफ्यूजन होता है. तो वही कंफ्यूजन वाली बात है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जो दो रोड दे रखे हैं, ये आपके ये डाइवर्जन है, उसके अंदर दो रोड जा रखे हैं. ये दो रोड आपकी लाइफ की चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते. मान लो आप एक चॉइस चूज कर लेते हैं तो दूसरी वाली नहीं देखते हैं, तो सोचते हैं कि हमें इस पर जाना ज्यादा बेटर होता है, इस पर जाना. जब तक आपकी मंजिल नहीं मिलती तब तक आप वो कंफ्यूजन वाली कंडीशन पे रहते हैं. अगला है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ. तो यहाँ पर रेन ऑन द रूफ के द्वारा क्या मैसेज दिया जा रहा है. द पोएम रेन ऑन द रूफ कन्वेज द मैसेज दैट रेन इज mother's nature's way of showing her healing and therapeutic properties. It leaves everlasting memories in the mind of human with its presence, fragrance and sound apart from the experiences of human with it. यानी कि कहा जा रहा है जो आपकी नेचर होती है वो आपकी हीलिंग पावर रखती है. आप बड़े से बड़े दुखों का भी आपको कहाँ पर अंत हो सकता है, आप जब नेचर के करीब जाते हैं तो आप बड़े के बड़े दुख भी आपके खत्म हो जाते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल द स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स. यानी कि जो स्टोरी है आपकी द किंगडम ऑफ फूल्स की, ये टाइटल क्या सूट करता है उस स्टोरी को, तो आपको जस्टिफाई करना है. बिल्कुल तो करता है. यहाँ का जो राजा था और मंत्री दोनों के दोनों फूल ही तो थे. द किंगडम वाज कॉल्ड द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. लेकिन उन्होंने क्या किया था, दिन को रात और रात को दिन में चेंज कर दिया था. एंड ऑर्डर्ड एवरीवन टू वेक एट नाइट. और सभी को कहा था कि सभी व्यक्ति रात में जागेंगे. टू टिल देयर फील्ड्स, और अपने वहां पर खेतों पर काम करेंगे. एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और दिन भर वो सोएंगे और रात में काम करेंगे. इसलिए कहा था द किंगडम ऑफ फूल, क्योंकि उन्होंने नेचर को ही चेंज कर दिया था. व्हाट वैल्यू डिड ओल्गा एग्जिबिट व्हाइल सेविंग द लाइफ ऑफ लश्कोप. ये दोनों और में है, आप चाहे तो ये वाला याद कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला याद कर सकते हैं. ठीक है. She raised the displeasure of her master Sergi by hiding the truth about the odd jobs assigned to Lashkov. She gave true human affection to him too and showed both pity and concern. Her affection is exhibited by the fact that she chops wood for him so that he can earn some money to feed himself and stay alive. यहाँ पर जो लश्कोव होता ना, वो तो पहले क्या करता था, ड्रिंक करता था, और वो उसके ड्रिंक करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता तो भीख मांगता था. और एक बार सरजी के सामने पैसा मांगता है, सरजी उसे घर ले आता है, बोलते तो काम कर और पैसा ले ले. तो उसको चॉपिंग का काम दिया जाता है, वुड चॉपिंग का, लेकिन उसको वो काम भी नहीं आता है. तो ओल्गा नाम की जो वहाँ पे जो मेड थी, वो मेड उसके लिए काम करती थी और सब जो पैसा मिलता था वो लश्कोव को दे देती थी. तो इसी की भलमनसानियत की वजह से वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है और एक अच्छा इंसान बनकर खड़ा हो जाता है. और इसी प्रकार से हमारा ये जो आपका पेपर था आज पूरा सोल्व हो चुका है. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.
और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताएं मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, डाउट्स जो भी है मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए एनी टाइम वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम। आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक की आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।